नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से आप लोगों के सामने राजनीति शास्त्र की एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। उज्ज्योत इन वीडियोस के माध्यम से आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी सहायता करना चाह रहा है, तो आप इसी तरह जुड़े रहें उज्ज्योत से और इन वीडियोस का लाभ लेते रहें। आइए देखते हैं आज क्या है। इससे पहले आज जो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर है हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था। इससे पहले जो हम लोगों ने दो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, एक आपका लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी और एक में हम लोगों ने देखा किस तरह से लैंगिक, जातीय और सांप्रदायिक जो विभेद है वो हमारे समाज में क्या क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था ये क्या होती है। आइए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जब हम लोग बात करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की, किसकी? लोकतांत्रिक राज्य। कैसा राज्य? जिसमें लोगों द्वारा स्थापित शासन प्रक्रिया हो। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की जब बात करेंगे तो वहां दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। ये व्यवस्थाएं क्या होती हैं कि किस प्रकार से जो राज्य है, जो देश है, उसका संचालन होगा। समझिएगा बातों को कि किस प्रकार से राज्य या देश का संचालन हो, उस व्यवस्था को ही हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। एक आपका संघीय शासन व्यवस्था होती है और दूसरी आपकी एकात्मक व्यवस्था होती है। कितनी व्यवस्थाएं बच्चों? दो व्यवस्थाएं, एक संघीय शासन व्यवस्था और एक एकात्मक शासन व्यवस्था। तो दोनों में क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, कहां संघीय शासन है, कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आइए देखिए संघीय शासन व्यवस्था। तो देखिए संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं। कहां? किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहां लोकतंत्र होगा, यानी लोगों द्वारा स्थापित जो सरकार होगा, जो व्यवस्था होगा, जो शासन होगा, वहीं ये दोनों चीज जो है पाई जाएंगी, संघात्मक या एकात्मक। ठीक है, आइए समझिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है पहले उसको देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहां लिखा हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण। किसका? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का मतलब क्या हुआ? सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, हो सकता है आपको आवाज में थोड़ा सा इशू हो। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि सत्ता का मतलब हुआ शक्ति, शासन करने की शक्ति। तो शक्ति का क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, बांटा जा रहा है। एक जगह पे नहीं रख के बल्कि अलग अलग स्तरों पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता को बांटा जा रहा है। अगर इसका एक एग्जांपल समझे संघीय राज्य या संघीय शासन व्यवस्था का, तो सिंपल देखिए भारत में जो शासन व्यवस्था है वहां क्या हो रही है, जो शक्ति है उसे अलग अलग स्तरों पे बांटा जा रहा है। केंद्र में कुछ शक्तियां हैं, कुछ राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं और कुछ आपके जो स्थानीय सरकार हैं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायती राज या फिर जो है शहरी स्वशासन व्यवस्था, उन सभी स्तरों पे शक्तियों का विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किसमें होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी पावर एक जगह ना रह करके अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्तरों पे उसे बांटा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा एकात्मक राज्य या एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एकात्मक, यानी एक जगह पे, सिंगल ऑरिजिन, सिंगल सेंटर। ऐसी शासन व्यवस्था जहां जो पावर है, जो शक्ति है, वो कहां हो? एक ही जगह पे क्या हो? केंद्रीकृत हो। देखिए क्या हो रहा है? केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, यानी सत्ता यानी पावर को अलग अलग स्तरों पे बांटा नहीं गया, बल्कि एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति को वो सत्ता, वो शासन पूरी तरह से दे दिया गया है। ये क्या हो गया? एकात्मक राज्य। समझ रहे बात? संघात्मक राज्य का मतलब सत्ता को अलग अलग स्तरों पे बांटना, और एकात्मक राज्य का मतलब जो भी सत्ता है वो एक ही जगह पे, एक सेंटर में उसको क्या हो जाता है? एक जगह पे, एक केंद्र में उसको समाहित रहती है। ठीक है, आइए समझते हैं।
अब देखिए पहले समझ लेते एकात्मक शासन या एकात्मक राज्य किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है, वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की समस्त शासन शक्ति का संचालन केंद्रीय सत्ता करती हो। कौन कर रही है बच्चों? केंद्रीय सत्ता। एक ऐसा अथॉरिटी होगा, एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे पूरा जो शासन व्यवस्था की पावर है, जो शक्ति है, वो उसमें समाहित होगी। ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका। समझिएगा इन देशों में क्या होता है बच्चों, जैसे आप भारत में देख रहे हैं कि आप जिस राज्य से हैं, जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में एक मुख्यमंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और केंद्र में एक हमारे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। और आप जिस गांव में होंगे, जिस पंचायत में होंगे, या फिर अगर शहर में रह रहे हैं तो जिस नगर पंचायत में होंगे, वहां क्या होगा? वहां एक मुखिया या सरपंच होगा। तो वहां क्या हुआ? सत्ता विभाजित हुआ, अलग अलग जगह पे है। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन या श्रीलंका या फ्रांस में ऐसा नहीं होता बच्चों, वहां सिर्फ एक प्रधानमंत्री होगा और उसी के पास टोटल शक्ति होगा, टोटल पावर किसके पास होगा? उस प्रधानमंत्री के पास होगा। ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समस्त शासन या शक्ति का संचालन केंद्रीय सत्ता करती हो, यानी एक जगह पे पूरा पावर और शक्ति स्टेबल हो, उसके अंदर समाहित हो, और पूरा पावर या फिर शक्ति का उपयोग कौन करता है? केंद्र करता है। वैसी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है, और ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। समझ रहे बच्चों? चलिए, तो यहां एकात्मक शासन व्यवस्था देख लिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए देखिए, अब यहां समझिए संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था कहता वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति को केंद्र, सरकार और इकाइयों के बीच विभाजित एवं वितरित किया जाता है। इसको मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो बस इतने से ही डिफाइन हो जा रहा बच्चों, बस इसी लाइन से इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है कि जिस शासन व्यवस्था में शक्तियों का वितरण एवं विभाजन किया जाए, किसके बीच? केंद्र एवं इकाइयों। इकाई का मतलब क्या? राज्य। आपका स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जहां शक्तियों का, सत्ता का विभिन्न स्तरों पे विभाजन हो, विकेंद्रीकरण हो सत्ता का, वैसी शासन व्यवस्था आपको संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। समझ रहे हैं? चलिए, तो ऐसी शासन व्यवस्था कहां देखने को मिलती है बच्चों? तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आपको इंडिया, यूएसए, इंडिया, इन सभी जगह क्या है? जो शासन व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार और इकाइयों के बीच बांटा जा रहा है। ठीक है, समझिए। अब आइए देखिए संघीय शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के भी दो प्रकार होते हैं, दो तरह के संघात्मक व्यवस्था होती है। एक आपका अर्ध संघीय शासन व्यवस्था, एक आपका पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था। नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों, अर्ध मतलब आधा, पूर्ण रूप से संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हैं? और पूर्ण का मतलब क्या? पूरी तरह से प्योर संघीय शासन व्यवस्था। आइए समझते हैं क्या है इसमें। देखिए अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है। पहला, इसमें सत्ता का विभाजन सरकार एवं उनके इकाइयों के बीच किया जाता है। समझ रहे हैं? सरकार एवं उनके इकाइयों के बीच सत्ता का विभाजन किसमें किया जा रहा है? आपको अर्ध संघीय शासन व्यवस्था के अंदर। समझ रहे हैं? जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें केंद्र राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। देखिएगा क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, कि अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों जो शक्तिशाली है वो केंद्र होगा या राज्य होगा? तो बच्चों अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा में अधिक शक्तिशाली होगा। सत्ता का, पावर का, शक्ति का तो विभाजन किया गया, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास। तो संघीय शासन, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में
ज्यादा पावर केंद्र के पास होगा, ठीक है। वहीं यहां पे आइए कंपेयर करते हैं इसको पूर्ण संघीय से। पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघीय सरकार बनाते हैं। समझिएगा, यहां कुछ स्वतंत्र राज्य, देखिए पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था का एग्जांपल अमेरिका है और अर्ध संघीय शासन व्यवस्था का एग्जांपल भारत है। अमेरिका में क्या है बच्चों, कि अमेरिका में जैसे भारत में अभी 28 राज्य हैं, उसी तरह अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 50। तो उन 50 राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया है। समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 50 राज्य मिलकर के किसको बना रहे हैं, यूएसए को। सॉरी, जो 50 राज्य हैं वो मिलकर के एक संघ बना रहे हैं, एक फेडरेशन बना रहे हैं, किसका, यूएसए का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो राज्य है वो राज्य स्वतंत्र है, किससे, केंद्र से। समझ रहे हैं, जो पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था है इसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अर्ध संघीय में जो राज्य है वो केंद्र से बंधा होता है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। समझ रहे हैं, चलिए, कहता है इसमें कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघीय सरकार बनाते हैं। जैसे हम बताएं अभी यूएसए में क्या हुआ है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य मिलकर के एक ग्रुप बनाए और बोले कि इसका नाम यूएसए होगा और इसका ऐसा ऐसा काम होगा। समझ गए, इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों बराबर शक्तिशाली होते हैं। देखिएगा, अर्ध संघीय में जो केंद्र है वो राज्य से ज्यादा शक्तिशाली, वहीं पूर्ण संघीय में केंद्र और राज्य दोनों बराबर शक्तिशाली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केंद्र राज्य की अपेक्षा लाभदायक स्थिति में होता है। जो अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है उसमें जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा में ज्यादा लाभदायक स्थिति में होता है। क्यों, क्योंकि यहां जब भी मतभेद होगा, किसी भी नियम कानून को लागू करने में जब भी मतभेद होगा तो केंद्र जो है वो राज्य से ज्यादा पावर रखता है। अभी बताएं हम आपको, तो किसका बात मान लिया जाएगा, केंद्र का, ठीक है। और इसमें केंद्र से ज्यादा लाभदायक स्थिति राज्य की होती है। देखिएगा, बात समझिएगा, इसमें जो संघ है, जो पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था में जो ग्रुप है वो राज्यों द्वारा मिलकर बनाया गया है, तो जो मिलकर बनाएगा उसके पास ज्यादा पावर होगा ना बॉस। और इसमें क्या है, इसमें जो केंद्र है वो राज्यों को बनाया है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था है इसमें राज्य सब मिलके केंद्र बनाए हैं, लेकिन अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र ने अपनी शक्तियों को तोड़ तोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट करके विकेंद्रीकरण करके राज्यों को बनाया है। समझ गए, तो एक समरी लेते हैं हम लोग कि अर्ध संघीय शासन व्यवस्था में कौन ज्यादा पावरफुल, तो केंद्र, वहीं पूर्ण संघीय में राज्य, ठीक है, क्योंकि राज्य ने मिलकर केंद्र एक संघ बनाया है और इसमें जो केंद्र है उसने अपने शक्तियों को तोड़ तोड़ के राज्य बनाया है, ठीक है। इसमें देखिए, सत्ता का विभाजन सरकार के अन्य वर्गों के बीच में किया जाता है, इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है, कि इसमें केंद्र जो है राज्य की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक स्थिति में रहता है, इसमें जो है राज्य केंद्र की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक स्थिति में रहता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा क्या है, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था और पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था। एक बात में बोले तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, केंद्र ज्यादा पावरफुल हो, केंद्र लाभदायक स्थिति में हो, तो वैसी शासन व्यवस्था अर्ध संघीय शासन व्यवस्था। जिस शासन व्यवस्था में केंद्र कम लाभदायक स्थिति में हो, ठीक है, और शक्तिशाली कौन हो, राज्य हो, पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए देखिए, संघात्मक शासन की विशेषता। अब क्या क्या खासियत है संघात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक। पहला, दोहरी सरकार। अभी हम लोगों ने देखा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, अलग अलग स्तरों पे शक्ति को, सत्ता को बांटा जाता है, सत्ता का बंटवारा होता है। तो सबसे पहला विशेषता तो ये हो जाएगा कि दोहरी सरकार होगी, एक केंद्र में होगी और एक
राज्य में होगी। भारत में 3 स्तर पे सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, समझिएगा। संघीय शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें 2 स्तरों पे सरकार कार्यशील रहती है। कितने स्तरों पे? 2 स्तरों पे कार्यशील रहती है। कौन? सरकार। कहां? केंद्र और इकाई। ठीक है, केंद्र और राज्य स्तर पे 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। कहां? संघात्मक शासन व्यवस्था में। और वहीं जब एकात्मक शासन व्यवस्था आएगा तो वहां सिर्फ एक प्रकार की सरकार होगी, वो भी सिर्फ केंद्र में होगी। ठीक है, चलिए, अपना अपना अधिकार क्षेत्र। अब देखिएगा बच्चों कि यहां पे 2 स्तरों पे जब सरकार है तो हर दोनों स्तर के सरकारों का अपना अपना क्या होता है? अधिकार क्षेत्र होता है कि ये सरकार यहां तक के कार्य को करेगी। ठीक है, ये सरकार यहां तक के कार्य को करेगी और ये सब नियम कानून, ये सब सत्ता का बंटवारा, ये सब सत्ता का विभाजन हमारा संविधान हमें करके देता है। ठीक है, ताकि जो केंद्र है और राज्य है उन दोनों के बीच टकराव ना हो, मतभेद ना हो। समझ रहे बच्चों? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में दोनों सरकार शासन तो नागरिकों पर ही करती है, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। समझिएगा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे चीज हैं जिसपे सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। एग्जाम्पल समझिएगा, घर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका स्कूल पिकनिक जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको पिकनिक पे जाना है, तो मम्मी एक पल के लिए ऑर्डर दे भी दी तो आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर किससे लेने का डर रहता है? पापा से। पापा जाने देंगे कि नहीं देंगे? समझ रहे हैं बात को? समझिएगा। तो पापा ऑर्डर दे दिए कि हाँ बेटा जाओ, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है जहां मम्मी का ऑर्डर भी दब सकता है। ठीक है, और अगर पैसे की बात आई, कुछ खाने पीने की बात आई, तो क्या खाना बनना है, किस तरह से घर डेकोरेट करना है, ये सब मम्मी के अधिकार क्षेत्र में है, तो वहां मम्मी ही काम करेगी बच्चों। समझ रहे हैं बात को? समझिए, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि जहां आपको बड़ा बड़ा डिसीजन लिया जाता है। देखते होंगे जनरली घर में क्या होता है आपको कहीं घूमने जाना है, कोई गाड़ी लेना है, कोई प्लॉट लेना है, ऐसे सब डिसीजंस कौन लेते हैं? पापा लेते हैं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। घर से रिलेटेड डिसीजन, घर को किस तरह से आकर रखना, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई होगी, क्या खाना बनना है नहीं बनना है, ये सब कार्य माँ का होता है, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र, उसमें पापा इंटरवीन नहीं करेंगे, यानी पापा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी तरह से जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें राज्यों की कुछ शक्तियां हैं और कुछ शक्तियां केंद्र की है। जहां केंद्र की शक्ति है वहां राज्य जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जिस जिस विषय में राज्य की शक्ति है वहां केंद्र जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन विषयों पे कौन? राज्य कानून बनाएगा और उन विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है आइए, दोनों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो सत्ता है उसका 2 स्तर पे विभाजन हो जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, जिससे लड़ाई ना हो। संघीय शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान द्वारा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि एक लिखित संविधान द्वारा सरकार के दोनों स्तरों पर सत्ता का विभाजन किया जाता है। बाकायदा हमारे जैसे भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या अब संघीय शासन व्यवस्था लगा देने से सिर्फ हो जाएगा? नहीं ना, वो लिखित संविधान जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य का ये कार्य है, केंद्र का ये कार्य है। समझ रहे हैं? तो संविधान द्वारा सत्ता में विभाजन किया गया है। ठीक है, आइए, संविधान की सर्वोच्चता देखिए, ये भी एक क्या विशेषता है किसकी? संघीय शासन व्यवस्था की, कि सबसे सर्वोच्च कौन होगा? संविधान होगा। भले ही केंद्र के पास सबसे ज्यादा पावर है, राज्य के पास भी कुछ पावर है, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे? दोनों संविधान के अंतर्गत आएंगे। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर्वोपरि, सबसे ऊपर संविधान होता है बच्चों। आइए, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। केंद्र सरकार एवं इकाइयों की सरकारें संविधान के ऊपर नहीं है।
समझ रहे हैं? मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है, जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों का ये केंद्र और राज्य सरकार प्रयोग करेंगी, उससे ऊपर जाके कोई कार्य नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये सब कुछ विशेषताएं थी हमारी संघीय शासन व्यवस्था की। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। न्यायपालिका का कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच अधिकारों के टकराव को कम करना एवं संविधान की व्याख्या करना है। देखिए, जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, वो कार्य क्या करती है बच्चों? वो कार्य ये करती है कि किसी मुद्दे पे वो एक गार्जियन के रूप में, मान लीजिए कि आप बड़े भाई हैं और आपकी एक छोटी बहन है, ठीक है, तो आप लोग किसी बात को लेकर झगड़ जाते होंगे, तो वहां पे इंटरवीन करने के लिए, वहां पे मध्यस्थता करने के लिए कौन आती होगी? मम्मी आती होगी या पापा आते होंगे कि ये लड़ो मत, क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए तुमको? चॉकलेट के लिए दोनों को चॉकलेट दिलवा दिए, और नहीं तो क्या करेंगे, दोनों को एक एक चपेट लगेगा, एक एक थप्पड़ लगेगा, दोनों शांत। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जो न्यायपालिका है वो एक गार्जियन का काम करती है। उसका कार्य क्या है? पहला बात तो ये है कि वो केंद्र और राज्यों को जो शक्तियां दी गई है, ठीक है, उसमें टकराव नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कानून की बात आए, संविधान की बात आए, तो सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन? हमारा न्यायपालिका। समझ रहे हैं? सबसे पढ़ा लिखा आदमी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है? आपके संविधान की व्याख्या भी करती है बच्चों, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या की? संविधान की व्याख्या की, और क्या करती है कि जो केंद्र और राज्य के बीच है अधिकारों को लेकर टकराव जो होता है उससे बचाती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था, किस तरह की संघीय शासन व्यवस्था भारत में है वो देखते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है जो विविधता से भरपूर है। यहां केंद्र से हर राज्य या क्षेत्र का शासन चलाना संभव नहीं है। देखिए बच्चों, जो भारत का क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है, 32 लाख एक मिनट, सॉरी, हाँ, भारत, अब देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था, भारत एक विशाल देश है जो विविधता से भरपूर है। यहां केंद्र से हर राज्य या क्षेत्र का शासन चलाना संभव नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है बच्चों, 28 राज्य हैं इसमें, और हर एक राज्य की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग वहां की सभ्यताएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग खान पीन है, अलग पोशाक है, बहुत विविधता से भरपूर है हमारा भारत। तो क्या बच्चों, अगर एकमात्र शासन केंद्र में बैठा देते तो क्या पूरा भारत उससे शासन कर पाते केंद्र में बैठ के? तो नहीं बच्चों। क्यों? मान लीजिए कि अभी जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी कहां गए? गुजरात के हैं, ठीक है, तो गुजरात के व्यक्ति को ला करके हम भारत के केंद्र में बैठा दिए हैं, ठीक है, तो उनके पास कैसी संस्कृति सभ्यता है? गुजराती। क्या वो बिहारी संस्कृति सभ्यता को जान पाएंगे? नहीं। क्या वो साउथ के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के वहां की संस्कृति सभ्यता को जान पाएंगे? नहीं। क्या वो बंगाल की संस्कृति सभ्यता को जान पाएंगे? नहीं। क्या वो जम्मू कश्मीर के संस्कृति सभ्यता को जान पाएंगे? नहीं। तो बच्चों, इन्हीं सब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग किया गया, ताकि केंद्र में कोई भी एक व्यक्ति रहे और हर एक राज्य में उसी क्षेत्र का व्यक्ति वहां का सीएम बनता है। आप उठा के देख लीजिएगा बच्चों, जितने भी 28 राज्य हैं हमारे भारत में, क्या वहां हर एक राज्य के जो सीएम होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, क्या वो किसी और राज्य के हैं? नहीं। तो इससे क्या होती है? इससे सुलभता होती है, आसानी से वहां का शासन चल सकता है, क्योंकि वो जो वहां का मुख्यमंत्री है वो जानता है, जो वहां की राज्य की सरकार है वो जानती है कि यहां किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था बड़े विविधता से पूर्ण और बहुल वाले क्षेत्र में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत विविधता है। समझ रहे हैं? आइए, अब कहता है यहां केंद्र से हर राज्य या क्षेत्र का शासन चलाना संभव नहीं है, अतः भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती थी। इसीलिए
एकात्मक शासन व्यवस्था के जगह संघीय शासन व्यवस्था को अपनाना ज्यादा स्वाभाविक था। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाए सर? क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, राज्य में भी सरकारें होती है, केंद्र में भी सरकारें होती हैं, और भारत एक बड़ा देश है, यहाँ विविधता है, भाषाओं के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो वहां की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, इसीलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। अब मान लीजिए जैसे आप देखिए पश्चिमी देशों को, आप स्विट्जरलैंड की बात कीजिए, ब्रिटेन की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, ये सब छोटे छोटे देश हैं। फ्रांस की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, ये सब छोटे छोटे देश हैं बच्चों। यहां की आबादी लाखों में है और हमारा भारत 135 करोड़ आबादी रखता है। कितनी विविधता है इस आबादी में, तो इसीलिए यहां संघीय शासन व्यवस्था लगाया गया। और जहां छोटा देश है, जहां लाखों में जनसंख्या है, कुछ करोड़ों में जनसंख्या, 1-2 करोड़ जनसंख्या है, वहां पे आराम से एकात्मक शासन व्यवस्था चल पाती है, क्योंकि एरिया कम है, लोग कम है, विभिन्नताएं कम है। ठीक है, आइए, भारत में पूर्णतः संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। यहां कई स्थितियों में शासन का एकात्मक स्वरूप भी देखने को मिलता है। अब समझिएगा कैसे एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है बच्चों, समझिएगा। आपातकालीन स्थिति, ठीक है, और जब केंद्र, समवर्ती सूची जब हम लोग पढ़ेंगे, उन सब स्थितियों में केंद्र जो है वो राज्य से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आप सुने होंगे राष्ट्रपति शासन, ऐसी स्थिति जहां राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं बचा, कोई भी किसी की भी सरकार नहीं रही, तो फिर राष्ट्रपति वहां का शासन करते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति शासन, उस समय कौन पावरफुल हो गया? राष्ट्रपति कहां के आदमी? केंद्र के आदमी। तो केंद्र पावरफुल हो गया, राज्य का पावर किसके पास? केंद्र के पास। तो केंद्र पावरफुल हुआ तो क्या हो गया? एकात्मक शासन हो गया ना बच्चों। आपातकालीन स्थिति में हो गया। समवर्ती सूची में कौन डोमिनेट कर जाएगा, कौन दबाव बना देगा राज्य पे? केंद्र सरकार। तो इस तरह भारत में पूर्णतः संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्या है? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था। आइए, अतः भारत में अर्ध संघीय शासन व्यवस्था द्वारा शासन किया जा रहा है, जिसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। देखिए बच्चों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था से शासन चलाया जा रहा है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघीय, एकात्मक या अर्ध संघीय, तो आप क्या टिक कीजिएगा? अर्ध संघीय। क्यों? क्योंकि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का भी रूप है सॉरी, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का भी रूप है और संघात्मक शासन व्यवस्था का भी रूप है। कई स्थितियों में केंद्र जो है वो राज्य से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो वहां एकात्मक का स्वरूप हो गया, और कई स्थितियों में सत्ता का विभाजन है तो वहां संघात्मक शासन व्यवस्था हो गया। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था? संघात्मक, अर्ध संघात्मक, सॉरी, भारत में कैसी शासन व्यवस्था? अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था। यूएसए, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था, पूर्ण संघात्मक। ठीक है, और ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका में आपको एकात्मक शासन व्यवस्था। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों। अब देखिए, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक एवं संघीय दोनों शासन व्यवस्था का लक्षण धारण करती है। देखिएगा, अब पूछेगा अर्ध संघीय शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था है? तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था एवं संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों की विशेषताएं, दोनों के लक्षण पाए जाएं, वैसी शासन व्यवस्था को अर्ध संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है बच्चों? ये कहां पाई जाती है? तो भारत में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो अर्ध संघीय शासन व्यवस्था। कौन सी? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, आइए अब देखिए बच्चों, भारत में क्या किया गया है कि जो शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो शक्तियों की जो बंटवारा किया गया है वो सूची के रूप में बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि घर में आप लोग हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर ग्रुप में है कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सभी लोगों की एक सूची बनती है। हाँ, विशाल है, गौरव है, सौरभ है, रेशमा है, रिंकी है, पिंकी है। ठीक है, अब आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
अब बोल दिया विशाल, पिंकी और रेशमा तुम्हारा काम है डेकोरेशन देखना, ठीक है, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र हो गया। गौरव सौरभ को बोल दिए कि तुमको खाने पीने की व्यवस्था देखना है, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र हो गया। और कुछ ऐसे चीजें होंगी जिन्हें आप सभी लोग मिलके करेंगे कि वहां किन किन लोगों को बुलाना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो उसमें दोनों की सहमति हो जाएगी, दोनों ग्रुप की। तो उसी तरह की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में भी की गई है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में भी की गई है कि केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, किसमें, संघ सूची में। तो देखिए केंद्र द्वारा कानून किसमें बनाया गया, संघ सूची में। उसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं बच्चों। अब देखिए राज्य सूची है, इसमें कौन कानून बनाएगा, केवल राज्य बनाएगा राज्य सूची में कानून। इसमें 66 विषय हैं, 66 विषय हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, किसमें, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जिसमें 47 विषय हैं। समझ रहे हैं। तो इस तरह से सत्ता का विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ क्षेत्र हैं जिसपे संघ बनाए, कुछ में राज्य, कुछ में दोनों मिलके। समवर्ती में दोनों राज्य एवं केंद्र दोनों मिलके जो है कानून बनाते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, शक्ति का बंटवारा हो रहा है। आइए तो आइए क्या है, केंद्र अभी देख रहे थे जैसे 97 विषय जो थे आपके केंद्र में कौन कौन है, सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर, रेलवे, ये सब केंद्र के मामले हैं, इस पे केंद्र कानून बनाएगा। राज्य किस पे बनाएगा, शांति व्यवस्था, स्थानीय शासन, सार्वजनिक व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, इन सबों पे राज्य बनाएगा। अब दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलके किसमें, समवर्ती सूची पे कानून बनाएंगे। कौन से कौन कौन विषय हैं, शिक्षा, वर्ण, विवाह, मजदूरी, संघ, आर्थिक एवं सामाजिक मामले, जनसंख्या और परिवार नियोजन। तो केंद्र राज्य दोनों मिलकर इस पे बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बच्चों। आइए अब जो है हम लोग का अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की अनूठी विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को उल्लेख नहीं है। अभी हम लोगों ने बताया इससे पहले वाले स्लाइड में कि कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, कि संघीय या एकात्मक है या अर्ध संघीय। कोई भी शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं है, यह बस एक मान्यता है, ठीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघीय, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें संघीय सूची सबसे महत्वपूर्ण है। यह संघीय सूची जिसमें जो है केंद्र कानून बनाता है वो सबसे महत्वपूर्ण सूची है, ठीक है। आइए, संघीय व्यवस्था में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, एक राज्य की और एक केंद्र की। संघीय व्यवस्था में रहते हुए भी भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होगी बच्चों, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता, क्योंकि भारत पूर्ण संघीय नहीं है बल्कि अर्ध संघीय है, ठीक है। आइए, सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था होगी। भारत में क्या अलग अलग संविधान है, नहीं, एक ही संविधान है। नेक्स्ट आइए, राज्यों में राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। एक क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ये सब जो विशेषताएं हैं ये सब अनूठी विशेषताएं हैं, सिर्फ भारत में पाई जाती हैं और दूसरे देशों के संविधान या शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। आइए, चलिए, तो ये रहा आज का टोटल क्लास। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा क्या है संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। पूर्ण संघात्मक का मतलब क्या, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अर्ध संघात्मक व्यवस्था जिसमें क्या है, जो राज्य है वो केंद्र के निगरानी में रहे, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था क्या कहलाया, जिसमें शक्ति का विभाजन हो। एकात्मक व्यवस्था क्या कहलाया, जिसमें शक्ति एक जगह पे इकट्ठी की गई हो, ठीक है। भारत कैसी शासन व्यवस्था रखता है, अर्ध संघीय। अमेरिका पूर्ण संघीय और ब्रिटेन, श्रीलंका, फ्रांस ये सब क्या रखते हैं, आपको एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या क्या विशेषताएं हैं ये सब देख लिए। तो ये रहा बच्चों आज का टोटल लेक्चर।
मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी तरह जुड़े रहे हो ज्योत के इस ई प्लेटफॉर्म में। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।